नमस्कार मित्रों। आज छुट्टी के नकदीकरण के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जिसके विषय में विस्तार से जो जानकारी हमें दिया गया है वो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के वॉल्यूम 1 के पारा 449 से 450 के बीच में दी गई है। कोई भी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसके अकाउंट में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एपीएल जमा रहता है उस एपीएल के बदले उन्हें कैश दिया जाता है, नकदीकरण की जाती है। और मैं ये भी आपको जानकारी दे चुका हूँ कि किसी भी रेल कर्मचारी के खाते में मैक्सिमम 300 छुट्टी बैलेंस होता है। तो रिटायरमेंट के समय अगर उस कर्मचारी के खाते में 300 एपीएल बैलेंस है तो उसके एवज़ में केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन 300 दिन का को नकदीकरण करते हुए उसका जो भी पैसा बनता है वो कर्मचारियों के खाते में जमा कर दिया जाता है। जो रेलवे कर्मचारी जिन्हें रिटायरमेंट के समय जो छुट्टी का नकदीकरण दिया जाता है उसमें वो कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें ये बेनिफिट दिया जाता है। वो कर्मचारी जो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे हैं उनके खाते में जितना भी छुट्टी बैलेंस है उसके हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। तो यह तो हुआ कि कर्मचारियों को जिसके अकाउंट में 300 बैलेंस है, 300 लीव बैलेंस है, उस कर्मचारी को नकदीकरण का पैसा दे दिया गया। लेकिन जिस कर्मचारी के अकाउंट में 300 से कम बैलेंस है, एलएपी बैलेंस है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 300 से कम, अगर मान लें किसी कर्मचारी के अकाउंट में 250 और एलएपी बैलेंस है तो वैसी स्थिति में जो 50 शेष 300 का एक आंकड़ा है, अगर 300 में जितना भी कम है, अगर 250 उसके अकाउंट में एलएपी बैलेंस था तो 50 जो एचएलएपी जो उसके कर्मचारी के अकाउंट में है वो एचएलएपी उसका एचएलएपी का पैसा उसको दिया जाएगा। मतलब 250 एलएपी का पैसा दिया गया और 50 एचएलएपी उसमें जोड़ करके उसका पेमेंट किया जाएगा। तो 50 एचएलएपी का मतलब हो गया कि 25 दिन की छुट्टी। तो इस तरह से उस कर्मचारी को टोटल 275 दिनों का पेमेंट किया जाएगा। मतलब 50 एचएलएपी जिसका 25 दिन का पेमेंट हुआ और 250 जो उनके अकाउंट में बैलेंस था एलएपी का, तो ये दोनों मिला करके 275 दिनों का पेमेंट उसको किया जाएगा। अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है लेकिन उस समय वह निलंबित है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी होते हैं, उन्हें यह अधिकार है कि वो कर्मचारी के जो छुट्टी के नकदीकरण का जो पैसा है उसे वो रोक के रख सकता है अथवा आंशिक रूप से रोक करके उसे जो भी शेष रकम है वो दिया जा सकता है। और जब उसका जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है जब पूरी हो जाती है तो उस आधार पर उसके जो नकदीकरण का पैसा शेष है वो उसको वापस किया जा सकता है। जो कर्मचारी की अगर सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस है, जो भी एलएपी बैलेंस है, उसका नकदीकरण उसके परिवार के सदस्यों को किया जाता है। इसके विषय में IREC वॉल्यूम 1 के पारा 449 में एक विस्तार से चर्चा की गई है। और वैसे कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके विधवा को अथवा उसके विधुर को जो भी सबसे बड़ा जीवित विधवा या विधुर हो, मतलब उनको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा का मतलब है कि शादी के तारीख के संदर्भ में उनका बड़ा या छोटा देखा जाता है।
अगर वो ना रहें तो जो सबसे बड़ा जीवित बच्चा है, पुत्र है अथवा गोद लिया हुआ पुत्र है, उसको उसका नगदीकरण दिया जाएगा। अगर वो ना रहे तो सबसे बड़ी जीवित अविवाहित बेटी है तो उसको दिया जाएगा। वो ना रहे तो सबसे बड़ी जीवित विधवा बेटी को दिया जाएगा। अगर वो भी ना रहे तो उन कर्मचारी के पिता को, ना रहने पर उनकी माता को, ना रहने पर सबसे बड़ी जीवित विवाहित बेटी को, वो ना रहे तो सबसे बड़ा जीवित 18 वर्ष से कम आयु वाला छोटा भाई है तो उसको दिया जाएगा। और अगर वो भी ना रहे तो सबसे बड़ी जीवित अविवाहित बहन अगर है तो उसको जो छुट्टी के नकदीकरण का पैसा है वो उसको दिया जाता है। ये तो हुआ वो उन कर्मचारियों को के छुट्टी का नकदीकरण जो कर्मचारी रेलवे सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं अथवा रिटायरमेंट ले रहे हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रेलवे प्रशासन ने 6th पे कमीशन में ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी कर्मचारी जो लाइव रहते हुए भी सेवा के दौरान भी अपने लीव को बेच सकता है। और इसमें कोई भी कर्मचारी 10 दिनों का जो उसका LAP है उसको बेच सकता है। और वो पूरे सर्विस में 6 बार ये अपने लीव को बेच सकता है। मतलब कुल मिलाकर के 60 दिनों का जो लीव है उसको बेच सकता है, लेकिन एक बार में 10। तो वैसे में कर्मचारी के पास एक अच्छा विकल्प है। केंद्र सरकार प्रत्येक 2 वर्ष के लिए एक ब्लॉक बनाती है और उस ब्लॉक में कोई भी कर्मचारी एक ब्लॉक में एक ही बार वो लीव इनकैशमेंट कर सकता है। जैसे पिछला ब्लॉक जो था वो 1/9/2020 से 31/8/2022 तक का था, और अभी जो ब्लॉक चालू है वो है 1/9/2022 से 31/8/2024। तो 1/9/2022 से 31/8/2024 के बीच कोई भी कर्मचारी अपना लीव इनकैशमेंट करवा सकता है। लीव इनकैशमेंट के लिए कर्मचारी के अकाउंट में कम से कम लीव इनकैशमेंट करने के बाद 30 दिन बैलेंस होना चाहिए। मतलब 30 दिन से अगर कम बैलेंस उसका बच रहा है तो वैसे में वो कर्मचारी लीव इनकैशमेंट नहीं कर सकता है। कर्मचारी को लीव इनकैशमेंट के लिए उसे जो मिनिमम का पेपर्स की आवश्यकता है उसमें है कि कर्मचारी को एक पास, फुल सेट पास अथवा फुल सेट PTU, या अगर कर्मचारी चाहे तो एक हाफ सेट पास और हाफ सेट PTU ये भी ले सकता है। उसे पास और PTU लेना होगा। उसे कम से कम 1 दिन का छुट्टी, चाहे वो छुट्टी CL हो अथवा APL हो, कुछ भी ले सकता है। तो वो 1 दिन का छुट्टी वो छुट्टी ग्रांट होना चाहिए उसका, ये ज़रूरी है। और ऐसे में वो कर्मचारी DRMP के नाम से एक आवेदन दे सकता है जिसमें वो अपने लीव इनकैशमेंट और एक आवेदन जिसमें वो लीव इनकैशमेंट की मांग कर रहा हो, वो कर्मचारी अपने कार्मिक विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिससे कार्मिक विभाग के द्वारा वो सक्षम प्राधिकारी, और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी जो सहायक कार्मिक अधिकारी हैं वो इसकी स्वीकृति दे सकते हैं। तो उनके स्वीकृति के बाद और अकाउंट से वेरीफाई होने के बाद कर्मचारी का पेमेंट जो है वो जो कैश में लीव इनकैशमेंट है वो कर्मचारी के अकाउंट में दे दिया जाता है। और इस तरह कर्मचारी के अकाउंट से जितना दिन का कर्मचारी छुट्टी अवेल किया है वो प्लस 10 डेज उसको कर्मचारी अकाउंट से माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरह कर्मचारी पूरे सर्विस के दौरान वो 6 बार ये सुविधा ले सकते हैं। यहाँ मैं इस बात को बताता चलूँ कि जनरली कर्मचारियों के मन में एक धारणा है कि प्रत्येक 2 साल के बाद ही वो लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा एक ब्लॉक का निर्धारण किया जाता है, और जैसा कि मैं बताया कि पिछला ब्लॉक जो था 1/9/2020 से लेकर के 31/8/2022 तक था, और उसके बाद वाला 8वां ब्लॉक जो है, मतलब ये 8वां ब्लॉक चल रहा है पूरे जब से लीव इनकैशमेंट चालू हुआ है। तो 8वां ब्लॉक जो है वो 1/9/2022 से
31/8/2024 तक रहेगा। अब यहाँ पे है कि अगर कोई कर्मचारी पहले ब्लॉक में 1/9/2020 से 31/8/2022 वाले ब्लॉक में वो अगर 15 अगस्त 2022 को लीव इनकैशमेंट लिया था, तो फिर से वो कर्मचारी 1/9/2022 के बाद जो 8वां ब्लॉक है उसमें कभी भी लीव इनकैशमेंट ले सकता है। मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक में कर्मचारी एक ही बार छुट्टी ले सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कर्मचारी पूरे 2 साल के बाद ही उसका बेनिफिट ले। कर्मचारी उस एक ब्लॉक में एक बार ले सकता है। तो जहाँ जैसे ही ब्लॉक ख़त्म होता है 31/8/2022 से पहले कर्मचारी जो भी लीव इनकैशमेंट किया था वो 1/9/2022 के बाद कभी भी वो लीव इनकैशमेंट ले सकता था। मतलब वो साल भर में इस 2022 में वो 2 लीव इनकैशमेंट ले सकता था। तो इसी प्रकार अगर वो कर्मचारी अभी जो 8वां ब्लॉक चल रहा है 1/9/2022 से लेकर 31/8/2024 तक है, तो इस पूरे पीरियड में वो कभी भी अपना लीव इनकैशमेंट कर सकता है। धन्यवाद।